हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम +1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बुक्स में एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन हम इसे सबसे पहले करेंगे क्योंकि एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, यानी कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज के लिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपको आगे चल के पता चलेगा कि बाकी सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं इस चैप्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कंसेप्ट वाइज। मतलब अगर आपको एक एटम के बारे में अच्छे से समझना है, जो कि केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में काफ़ी कुछ हमें पता है कि हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम बचपन में पढ़ते हैं कि रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम उसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे। तो चैप्टर के जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हम एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो हमने बचपन में पढ़ा था उससे भी कई लेवल और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा इस चैप्टर में काफ़ी कुछ कंसेप्चुअल भी है और काफ़ी पोर्शन एंड में ऐसा आएगा जिसपे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो ये चैप्टर दोनों तरह से अच्छी वेटेज रखता है, यानी कि आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन के लिए भी, यानी कि आपके जेई मेंस एडवांस एग्जाम के लिए और साथ में नीट एग्जाम, दोनों के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, आप इस लेक्चर को बिल्कुल वैसे देखना जैसे आप क्लास में आप अपना लाइव लेक्चर लगाते हैं, यानी कि आपके हाथ में एक नोटबुक, नई नोटबुक, पेन होना चाहिए। और जैसे जैसे मैं बताऊं, जो जो चीज़ें मैं लिखने के लिए बताऊं, वो चीज़ों को आपको साथ साथ नोट करते जाना है। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, मैं आपको डीपीपी क्या है बच्चों, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि हर लेक्चर के बेसिस पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बना रखे हैं, कुछ शीट्स बना रखी हैं, कुछ असाइनमेंट्स बना रखी हैं। तो आपको वो हर लेक्चर के बाद डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मिल जाया करेगी। अब जैसे आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बहुत ही बेसिक सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो उसमें से कोई डीपीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो हम कल और परसों का लेक्चर करेंगे उसके बाद वो थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है, तो उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर एक आपको डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आप डीपीपी के लिए इस नंबर पे 9780555725 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीपीपी और असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा बुक्स में चैप्टर नंबर 2 है, हम इसे सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लीजिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हम एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसका अपने बुक कॉपी पे हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग चैप्टर का नाम लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स तो आपको पता ही है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। मैं आपको लिखवा देता हूं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। मतलब आज मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं कि चैप्टर में हमें कौन कौन से बेसिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सब टॉपिक्स, यानी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सब टॉपिक्स, जैसे बच्चों हम बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे DAT। देखो बच्चों, हमारा मेन मोटिव क्या है, 10th तक क्या होता था कि हम हर चीज को, जैसे टीचर्स बोलते हैं कि लिख के प्रैक्टिस करो। +1 +2 में चीजें ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहती हैं। आप कैसे लिख रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग क्या है, ये मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी हैंडराइटिंग गंदी बना लो, ऑब्वियसली हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप लिखते कैसे हैं। ये मैटर करता है कि आपको नॉलेज क्या है। तो आप इसको 10th की तरह, अब तक जो भी आपने 10th में पढ़ा वो उस तरह से मत लीजिए +1 और +2 क्लासेस को। स्पेशली अगर आप मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी होगी। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टडी का मतलब आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, उसके बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ अच्छे से समझना है, फिर उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है बच्चों। तो +1 क्लास करने का, +1 क्लास में पढ़ने का एकदम डिफरेंट मेथड रहेगा रादर देन जैसे आप 10th में पढ़ते थे या 9th में पढ़ते थे या 8th में पढ़ते थे। +1 क्लास इज टोटली डिफरेंट। ठीक है बच्चों। तो मैं अभी आपको सब टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको बस मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चैप्टर में बहुत शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा। उसका मेन मोटिव ये है कि रादर देन हम लिखने में अपना टाइम वेस्ट करें, हम उसको शॉर्ट में DAT लिख लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि हमें लिखने पे ज्यादा फोकस करना है। अब अनलकीली कह लो या लकीली कह लो, आज का लेक्चर मैक्सिमम लिखने वाला ही है, आप जैसे समझ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हमें बेसिक टर्म समझनी होगी, सब कुछ समझना होगा। तो आज का लेक्चर ज्यादातर रिटन फॉर्म में रहेगा। अदरवाइज आपका मेन फोकस जो +1 में +2 2 साल में रहना चाहिए, वो आपका मेन फोकस ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड यानी कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, आपको कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पढ़ने में, रटने में ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो आप पहला हम जो सब टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जाएंगे कि कैसे ये इन चीजों की खोज हुई, कैसे ये चीजें स्टार्ट हुई, तीसरे नंबर पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में से बहुत से मॉडल आपने पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद एटॉमिक मॉडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। थॉमसन्स मॉडल, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, थॉमसन्स मॉडल। इसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल। ये नया टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई 2013, 14, 15 में इस पे क्वेश्चन आते रहते थे, पहले आ रहे थे, लेकिन चलो इंपॉर्टेंट तो है ही। बोहर्स मॉडल, और आजकल नीट पूछ रहा है इस टॉपिक में से। बोहर मॉडल के बाद आ गया वेव मैकेनिकल मॉडल, इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप साथ साथ लिखते जाएं सब कुछ। बोहर्स मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, सारे मॉडल्स कर लिए। इसके बाद क्या आएगा, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इस टॉपिक के बारे में हम एक लेक्चर आएगा हमारा। इसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बाद आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद रहेगा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। 7th टॉपिक हमारा रहेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 8 के 8 टॉपिक्स। तो पूरे चैप्टर को हम इन 8 सब टॉपिक्स में डिवाइड करा है हमने, और हम एक एक करके जितना भी एक दिन में जितने भी लेक्चर्स कवर होंगे, जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे, हम उस तरह से मूव करेंगे। ठीक है। आपको जहाँ भी कोई डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो फर्स्ट से लेके 8 तक ये टोटल हमारे 8 टॉपिक्स रहेंगे जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट कर लिया, बहुत अच्छा। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके ये आप सारा एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, होपफुली आपने नोट कर लिया बच्चों। अब हम आज का पहला टॉपिक स्टडी करेंगे जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एक बार जूनियर क्लासेस में, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। DAT
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आपको याद होगा, आपने जूनियर विंग में ये सब पढ़ा होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहला मॉडल था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें ये बताया गया था कि एटम नाम की कोई चीज़ होती है। आपको याद होगा कि डाल्टन ने क्या बोला कि अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करते जाएं, यानी कि तोड़ते जाएं, और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, तो एक फाइनली ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकेगा, है ना। और उसने जो सबसे छोटी, सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे पास इन द एंड बचेगी, उस बेसिक चीज़ को उन्होंने बोला एटम, है ना। ये आपको याद होगा। तो डाल्टन ने और क्या बोला था कि एटम सबसे छोटी चीज़ है, एटम को फर्दर डिसोसिएट नहीं किया जा सकता। और क्या बोला था कि एटम्स, अलग अलग तरह के एटम्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना। याद हो गया आपको सारे पॉइंट्स। और क्या बोला था कि एटम्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम हमेशा सिमिलर रहेंगे। मान लीजिए कार्बन का एटम, मैंने कार्बन किसी अलग चीज़ से निकाला, तो जो मेरे कार्बन का एटम होगा वो किसी और के कार्बन के एटम से बिल्कुल सिमिलर होगा, हर तरह की प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी, है ना। और क्या बोला था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हमेशा अलग अलग तरह के होंगे। कि मान लो मेरे पास कार्बन का एटम है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी नाइट्रोजन के एटम से, है ना। और क्या बोला था, और बोला था कि एटम्स जब कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं तो इनकी रेशियो सिंपल रेशियो रहती है, यानी कि 1:2 या 1:3 या 3:4। ये हमेशा एटम्स सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं और सिंपल रेशियो में कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। ये सब हमने छोटी जूनियर विंग में पढ़ा था। अब हमें पता होगा, ये भी याद होगा कि ये सारी चीज़ें गलत थी, क्योंकि अब हमें पता है कि जैसे डाल्टन ने बोला कि एटम इंडिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, अब हमें पता है कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स में डिसोसिएट किया जा सकता है। तो डाल्टन का पहला पॉइंट गलत हो गया। और क्या बोला था डाल्टन ने कि एटम्स अगर एक ही एलिमेंट के एटम हैं तो वो हमेशा एक जैसे ही होंगे, लेकिन हमें पता है कि ये भी पॉइंट गलत है। अब कार्बन का एटम है, उसका वेट 12 भी होता है, और कार्बन का एटम है उसका वेट 14 भी होता है। आपको ये भी याद होगा, आइसोटोप्स, है ना। और क्या बोला था डाल्टन ने बोला था कि अलग अलग एटम हमेशा अलग अलग तरह के होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के। ये भी गलत है, क्योंकि जैसे आर्गन है, आर्गन का एटम उसका वेट होता है 40 यूनिट्स। सिमिलरली कैल्शियम का एटम है, उसका भी वेट 40 यूनिट्स होता है। तो एटम्स तो अलग अलग हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो ये भी, यहाँ पे भी डाल्टन गलत हो गया, है ना। और क्या बोला था डाल्टन ने कि एटम जब सिंपल रेशो में हमेशा कंबाइन करेंगे, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट हमेशा सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगे, 1:2, 3:4, 1:4। ये आपने जूनियर में नहीं पढ़ा होगा, एक्चुअली ये पॉइंट भी गलत है। हम जैसे आगे पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनमें रेशो सिंपल नहीं होती, 1:2 ऐसी रेशो नहीं होती। ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है निकल 0.98 ऑक्सीजन 1। अब आपने ऐसे कंपाउंड शायद नहीं सुने होंगे, इनको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डाल्टन यहाँ पे भी गलत हो गया। तो डाल्टन के थ्योरी के बारे में टोटली स्कूल ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा कि डाल्टन के पॉइंट्स क्या थे या इसके पॉइंट्स में गलती क्या थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दो पॉइंट्स पे आएगा कि डाल्टन के पोस्टुलेट्स क्या हैं और इसके पोस्टुलेट्स में इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कार्ड क्यों किया गया, यानी कि इसके पोस्टुलेट्स को रद्द क्यों किया गया, गलती कहाँ पे हुई, है ना। तो हम दोनों तरह के पॉइंट्स, आपको आई गेस समझ आ गए होंगे। तो हम दोनों के तरह के पॉइंट्स एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको स्कूल में कोई दिक्कत ना आए। तो आप जहाँ पे आपने लिखा है हेडिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम इसको सीधा स्टार्ट करेंगे इसके पोस्टुलेट से। तो आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए पोस्टुलेट्स, इसने क्या क्या मेन पॉइंट्स बोले। तो पोस्टुलेट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहला पोस्टुलेट क्या है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो डाल्टन ने पहला पॉइंट क्या बोला कि एटम सबसे छोटा हिस्सा है एक एलिमेंट का और इसको फर्दर डिवाइड यानी कि डिसोसिएट यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट लिख लीजिए,
atoms of same element are similar in nature. Atoms of same elements are similar in nature, whereas atoms of different elements are different from each other. तो जो एक ही एलिमेंट है उसके एटम्स हमेशा एक ही नेचर के होंगे, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अलग अलग नेचर के होंगे, है ना। मैं दोबारा बोल देता हूँ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन नेचर, वेयर एज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए आप, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, atoms combine with each other in a simple ratio to form compounds. तो तीसरा पॉइंट क्या है कि एटम आपस में कंबाइन करते हैं सिंपल रेशियो में ताकि कंपाउंड बन जाए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आई गेस बोले एटम्स ऑफ सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, सॉरी, एटम्स ऑफ सेम डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट, atom can neither be created nor be destroyed. बच्चों ये पॉइंट भी एक्चुअली गलत है। एटम को खुद बनाया जा सकता है। आपको हम आगे जाके न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि एक एटम से हमने दूसरे तरह का एटम जनरेट कर लिया, तो हम खुद से एटम को बना भी सकते हैं, हम खुद से एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बच्चों, है ना। इनफैक्ट आजकल जो आपने अगर कभी पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा हो, तो जो उसकी लास्ट वाली रो होती है, जो उसका लास्ट वाला पीरियड होता है, उसमें बहुत सी खाली जगह है ना। तो वो खाली जगह में जो एलिमेंट्स हैं वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि उनको नेचर में फाउंड करना बहुत मुश्किल है। वो ऐसे वो पड़े हुए नहीं मिलेंगे, जैसे सोडियम मिल जाएगा या पोटेशियम मिल जाएगा, वो कहीं क्रस्ट में या कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो खुद से बनाते हैं हम, छोटे एलिमेंट्स का टक्कर करके, फ्यूजन करके, फिजन करके, वो सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एटम्स हम खुद से बना सकते हैं और खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो डाल्टन के चारों पॉइंट्स हमने लिख लिए, चारों मेन पोस्टुलेट्स लिख लिए, ठीक है। अब हम इन चारों मेन पोस्टुलेट्स में गलतियां भी लिखेंगे, तो आप इसके आगे लिख लीजिए, बट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बट Dalton's atomic theory was later discarded due to following reasons. बाद में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कार्ड का मतलब क्या है कि उसको निग्लेक्ट कर दिया गया, उसको कैंसल आउट कर दिया गया कि ये जो है वो गलत है। क्या कारण थे उसके? पहला पॉइंट। अब हम जैसे हमने 4 पॉइंट्स लिखे थे, उन 4 पॉइंट्स की तरह ही उन 4 पॉइंट्स का रीजन हम ऐसे फर्स्ट 4 पॉइंट्स पे लिखेंगे। मतलब उसने पहला पॉइंट क्या बोला था कि एटम इंडिविजिबल है। अब डिस्कार्डेड में पहला पॉइंट क्या आएगा कि एटम इंडिविजिबल हमें पता है कि नहीं है ना। तो पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया। सेकंड पॉइंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसकी आइसोटोप्स, आपको याद होगा आइसोटोप्स क्या होता है, सेम ही एलिमेंट के एटम्स है लेकिन डिफरेंट वेट है। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो आपको याद होगा, वैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, कि एक का वेट 1 होता है, एक का वेट 2 होता है, एक का वेट 3 होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल में लिख लीजिए आप आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब इसका मास 1 यूनिट है, इसका मास 2 यूनिट है, और लास्ट वाले का मास 3 यूनिट है। तो देखो तीनों एटम तो हाइड्रोजन के ही हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। डाल्टन बोल रहा था कि अगर हाइड्रोजन का एटम होगा तो वो हमेशा एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन के एटम अलग अलग तरह के हैं, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, कार्बन, है ना। कार्बन का वेट होता है 12 भी होता है और कार्बन का वेट 14 भी होता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट लिखिए आप,
atoms of different elements, third point, atoms of different element can have similar properties. For example, mass of atomic mass लिख लीजिए. For example, atomic mass of argon and calcium, दोनों अलग अलग हैं, एक आर्गन है एक कैल्शियम है. Atomic mass of argon and calcium is 40 units. दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है लेकिन इनका मास बिल्कुल, एटॉमिक मास बिल्कुल सेम है. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन इज 40 यूनिट्स. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप. अब डाल्टन ने बोला था कि सिंपल रेशो में एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, सिंपल रेशो जरूरी नहीं है. तो अगला पॉइंट लिख लीजिए आप, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स. एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. अब स्टोइशियोमेट्रिक आप अभी पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन +1 क्लास में, +2 क्लास में बहुत बार ये वर्ड रिपीट होगा तो आपको याद ही हो जाएगा. तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कैसे है स्पेलिंग इसके? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, STOICHIO, स्टोइशियोमेट्रिक. ठीक है, तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. अब पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स. अब ये कौन से होते हैं बच्चों जिनमें रेशो सिंपल नहीं होती? इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम. एग्जांपल्स Fe 0.93O या फिर Ni 0.98O. तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंपल रेशो नहीं है. तो डाल्टन ने बोला था कि हमेशा सिंपल रेशो होगी, तो ये भी डाल्टन्स के अगेंस्ट चल रहा है. ठीक है बच्चों, हो जाएगा ऐसा. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चलो लिख लो, स्कूल में कुछ भी लिखना है हमें. एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने वही जो पुराना पढ़ा हुआ है हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं बच्चों. ठीक है, हो जाएगा इतना पार्ट. आज हम चलो सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारा कवर हो चुका है बच्चों. होपफुली आपको समझ आ गया होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे. हम अब मूव करेंगे सेकंड टॉपिक की तरफ, यानी कि डिस्कवरी ऑफ. अब बच्चों इसमें 3 है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना. अगर आपने कभी पढ़ा होगा ये टर्म, तो इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, बेसिक पार्टिकल्स जिससे सब चीजें बनी हुई हैं. तो हम इसका मेन हेडिंग लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये आप हेडिंग लिख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. इसके अंदर हम 3 पढ़ेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. हम एक एक तरह से देखेंगे कि कैसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, है ना. तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन से शुरू करेंगे. आप हेडिंग लिख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में. अब बच्चों अब हम इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन हमेशा से इसे इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया. जब पहली बार इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो इसे इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया गया, इसे नाम दिया गया कैथोड रेज. तो हम कई बार डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, इसका एक ही मतलब है. तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कैथोड रेज. ये हमारा आ गया सबसे पहला टॉपिक. हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ. ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको एक बेसिक डायग्राम बनानी होगी. पहले आप डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं उसके सारे पॉइंट्स आपको समझाता हूँ. इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो बच्चों ये शायद 1855 या 59 में एक्सपेरिमेंट किया गया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट में से हमें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम की भी एक चीज़ है, कैथोड रेज नाम की भी एक चीज़ है. तो हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे. आपको क्या करना है, आपको इस एक्सपेरिमेंट की एक सिंपल सी डायग्राम बनानी है बच्चों. इस डायग्राम में क्या रहेगा, एक ट्यूब बनानी है,
मैं तो साइड में बना लेता हूँ बच्चों। एक आपको ट्यूब बनानी है इस तरह से, जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ आपको एग्जैक्टली वैसी ही एक डायग्राम बना लेनी है बच्चों। तो इस ट्यूब को दोनों तरफ से ऐसे टर्मिनल से कनेक्टेड कर रखा है हमने। यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट साइड नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में है नेगेटिव टर्मिनल, राइट साइड में है पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे इस कंटेनर में ये जो ट्यूब शेप है, इस ट्यूब का नाम ही डिस्चार्ज ट्यूब होता है। तब इस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस ट्यूब का नाम डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, वेरी हाई वोल्टेज, ये आप याद रखना है। ये कहा जा रहा है, ये वैक्यूम पंप की तरफ जा रहा है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वैक्यूम पंप का क्या काम है कि अंदर कम से कम प्रेशर रखना। वैक्यूम का प्रेशर तो 0 है। वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, अंदर कम से कम प्रेशर रखने की कोशिश कर रहा है, जितना कम प्रेशर हो सके। तो वैक्यूम पंप की तरफ जा रहा है। नेगेटिव वाला टर्मिनल उसे बोला जाता है कैथोड, पॉजिटिव वाला टर्मिनल इसे बोला जाता है एनोड, ठीक है बच्चों। एनोड के साथ एक दो और चीजें, जो एनोड वाला टर्मिनल है यहाँ पे एक कोटिंग कर रखी है हमने, यहाँ पे एक लेयर बना रखी है। किस चीज की लेयर है वो, जिंक सल्फाइड, ZnS, ठीक है। ZnS कोटिंग, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, पहले एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई भी एक गैस रखी हुई है, गैस एट, अब प्रेशर कैसा रहेगा, देखो वैक्यूम पंप है तो लो प्रेशर रहेगा, तो गैस एट वेरी लो प्रेशर। पहले आप ये पूरी डायग्राम बना लीजिए बच्चों। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, दो टर्मिनल है, नेगेटिव कैथोड है, पॉजिटिव एनोड है। एनोड के जस्ट पीछे जिंक सल्फाइड ZnS की एक कोटिंग कर रखी है। गैस इस ट्यूब को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे गैस रखी हुई है बहुत लो प्रेशर पे, वोल्टेज जो है बहुत हाई है। एक बार पूरी आप डायग्राम बना लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना। अब इसका क्या, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ क्या था। देखो जो गैसेस है ना, वो लो कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब गैस में से करंट पास नहीं करता। तो एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। तो जूलियस प्लकर ने क्या किया, तो जूलियस प्लकर ने ट्राई किया कि किसी तरह से गैस में से करंट पास किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अब नॉर्मल गैस में से तो करंट पास हो नहीं रहा था, तो उन्होंने गैस की कंडीशंस बदल दी। उन्होंने क्या किया, गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया। प्रेशर कम करने से क्या होता है कि पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कनेक्टिविटी के। तो गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया और बहुत हाई वोल्टेज उस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो गैस जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन जूलियस प्लकर ने क्या किया, उन्होंने उसको प्रेशर बहुत लो कर दिया, टेम्परेचर उसके अराउंड वोल्टेज बहुत हाई अप्लाई करके, और वो बस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो ये पूरी ट्यूब का ये काम है। अब ZnS क्या है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्या है। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जिसपे जब भी कोई चार्ज टकराता है, जब भी कोई उस पर चार्ज टकराएगा तो वो एक कलर लाइट शो करता है। अब मान लो मेरे पास एक यहाँ पे ZnS की प्लेट है, तो जहाँ भी कुछ टकराएगा वहाँ पे वो चमकेगा थोड़ा सा। यहाँ पे टकराए तो यहाँ पे थोड़ा सा चमकने लगेगा। तो ये ल्यूमिनेसेंस यानी कि लाइट जैसे ही टकराएगा कुछ भी से पार्टिकल, ये एक लाइट की तरह वहाँ उस एरिया में चमकेगा। तो इसको जनरली ना कोई पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैंने चेक करना है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है या नहीं, मैं वहाँ पे जिंक सल्फाइड लगा दूंगा। तो मुझे कैसे, अगर जिंक सल्फाइड चमक गया तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पे कोई पार्टिकल टकरा रहा है। तो ये थोड़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी में काम आता है। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है, ठीक है।
अब इन्होंने क्या चेक किया, देखो हुआ क्या, ये जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है, इन्होंने जब यहाँ से करंट पास किया, वोल्टेज अप्लाई की, गैस रखी, तो ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है ये चमकने लग गई। ठीक है, अब ये चमक रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोलाइड कर रहा है, चमकने का यही मतलब है। तो इसके ऊपर जो कोलाइड कर रहा है, इन्होंने आइडिया लगाया कि इसके ऊपर जो कोलाइड कर रहा है, अब इसके साथ वाली प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव है ना, तो इसके ऊपर जो कोलाइड कर रहा है वो पक्का नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव क्या कर रहा था, पॉजिटिव की तरफ आ रहा था और इस प्लेट को क्रॉस करके जिंक सल्फाइड पे टकरा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने एक आइडिया लगाया कि जिंक सल्फाइड एनोड के जस्ट पीछे पड़ा है, तो इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज एनोड की तरफ आ रही है और वो एनोड के क्रॉस करके जिंक सल्फाइड में टकरा रही है, तभी जिंक सल्फाइड चमक रहा है ना। तो सबको लगा कि ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कैथोड की तरफ से कुछ ना कुछ रेज आ रही होंगी जो जाके सीधा जिंक सल्फाइड पे टकरा रही है ना। तो इसलिए इन रेज का नाम रख दिया हमने कैथोड रेज। ये तो बहुत बाद में पता चला कि ये कैथोड रेज एक्चुअल में रेज नहीं है, ये एक्चुअल में पार्टिकल्स हैं जिनका नाम बाद में रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी हम इस एक्सपेरिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू सोचते हैं कि ये सोचा गया कि इस प्लेट पे जिंक सल्फाइड पे जो भी टकरा रहा है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था, तो पॉजिटिव को क्रॉस करके यहाँ पे टकरा गया, तो वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था और यहां से आ रहा था, तो हमने उसका नाम रख दिया कैथोड रेज। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। ये तो उस टाइम पे सोचा गया। अब एक्चुअल में होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज पास करी, तो होता क्या है, अब ये नेगेटिव प्लेट है, यानी कि इस पे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट को छोड़ के पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, रास्ते में कौन है, देखो रास्ते में कौन है, रास्ते में गैस के पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉन आया, गैस के पार्टिकल्स पड़े हैं रास्ते में, और इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज है तो फुल एनर्जी से आ रहा है और वो गैस के पार्टिकल से टकरा गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और गैस के पार्टिकल में टक्कर हुई, तो इस यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन गैस के पार्टिकल से टकराता है तो वो क्या करता है, गैस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। समझ रहे हैं? दोबारा वोल्टेज अप्लाई किया, नेगेटिव प्लेस से इलेक्ट्रॉन चल पड़ा पॉजिटिव की तरफ, रास्ते में गैस पार्टिकल थे, तो वो गैस पार्टिकल से टकराया, उसने गैस पार्टिकल को आयोनाइज किया। मतलब अगर मेरे पास गैस है H की, हाइड्रोजन गैस है, तो इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन से टकराया, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया हाइड्रोजन में से। अब जब किसी में से नेगेटिव निकल जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज बचेगा, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव। अगर मान लो ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आता, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बाहर जाता, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बाहर चला गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बचता, पॉजिटिव। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, गैस पार्टिकल से टकराया, गैस पार्टिकल को आयोनाइज किया, दो चीजें निकली, इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर से बाहर निकल गया और गैस पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीजें नई फॉर्म हो गई, एक तो पॉजिटिव चीज बन गई और एक नेगेटिव चीज बन गई, एक पॉजिटिव चीज एक नेगेटिव चीज। ठीक है, तो जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे अब मेरे पास दो चीजें जनरेट हो गई, एक गैस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो मूव करना शुरू कर देगा, और गैस पे पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो गैस इस तरफ एनोड की तरफ आ रही है, सॉरी कैथोड की तरफ आ रही है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहा है, और यही नेगेटिव एनोड में क्रॉस करके जिंक सल्फाइड से टकराता है, और इसी को साइंटिस्ट बोलते हैं कैथोड रेज। उसका रीजन क्योंकि उन्हें लगता है ये कैथोड से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट बिल्कुल कैथोड से हुआ था, इलेक्ट्रॉन रास्ते में वो गैस से टकराया, गैस को आयोनाइज किया, इलेक्ट्रॉन एक और बन गया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अब जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, और जो गैस का पॉजिटिव पार्टिकल जब बचा वो जा रहा है नेगेटिव की तरफ। इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो जहां यहाँ पे जो ZnS पे टकरा रहा है, जो कैथोड रेज टकरा रही हैं, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात आप समझ रहे हैं?
ठीक है, तो ये हो गया कैथोड रेज का पूरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे हम एनोड रेज पढ़ेंगे। तो एनोड रेज बिल्कुल आई गेस आप समझ गए होंगे एनोड रेज क्या है, जो एनोड से निकली। अब एनोड से तो कुछ निकल ही नहीं रहा सर, एक्सपेरिमेंट हमने देखा एनोड से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, गैस को आयनाइज किया। एनोड रेज क्या होंगी? एनोड रेज जो एनोड से कैथोड जा रहा है, कैथोड की तरफ कौन जा रहा है? सोचो, इस तरफ कौन जा रहा है? गैस का पार्टिकल। ठीक है ना, तो हमारे पास दो पार्टिकल आ गए, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सारे के सारे एनोड की तरफ। ठीक है, और जो गैस पे पॉजिटिव बच गया वो सारे के सारे जा रहे हैं कैथोड की तरफ। तो दो तरह की मूवमेंट हो रही है। अब हम जो पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही मूवमेंट को हम नोट कर रहे हैं, जो पार्टिकल एनोड की तरफ जा रहे हैं। इनका नाम दिया गया कैथोड रेस। इतना समझ रहे हैं बच्चों आप? तो आपको अगर पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो हम इसका सब्जेक्टिव पोर्शन कवर करते हैं। आपको स्कूल पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बारे में, या ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक में, ये टोटली सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक में आपको प्रॉपर्टीज़ पूछ लेगा कि कैथोड रेज की कैसी प्रॉपर्टीज़ है। तो आपको पहले ये डायग्राम बनानी है, साथ में ये लिखना है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये जो पॉजिटिव वाले ये जाएंगे टूवर्ड्स कैथोड और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, आपको ये सारा बना के फिर अब मैं आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये पूरा कॉन्सेप्ट बना लें, पूरी डायग्राम बना लें, फिर मैं आपको कुछ चीजें इसके बारे में लिखवाता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया आपने वीडियो को पॉज करके? अब हम इसके बारे में लिखेंगे, आप लिख लीजिए। जूलियस प्लकर, JULIUS स्पेस प्लकर, PLUCKER। जूलियस प्लकर was studying, इसको इरेज की कैथोड में भी काम दे। जूलियस प्लकर was studying the conductivity of gases and he found that normally gases are bad conductor of electricity. He found that normally gases are bad conductor of electricity. But when he created very low pressure, ब्रैकेट में लिख लीजिए 10 raised to power minus 4 ATM, 10 raised to power minus 4 ATM, comma, but when he created very low pressure in the discharge tube and applied high voltage, then he found that gases start conducting electricity, because they ionize, IONIZE, बहुत सी बुक्स ZE मेंशन करती हैं, ionize। नेक्स्ट लिखिए, इन दिस कंडीशन या इन दिस एक्सपेरिमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इन दिस एक्सपेरिमेंट some sort of invisible rays moved from cathode to anode, कई बच्चे बोलेंगे सर कि इधर भी तो आ रही हैं। देखो बच्चों, ये अब हम इस सारे को एक बार में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जूलियस प्लकर है वो सिर्फ उन रेस को स्टडी कर रहा था जो इस तरफ जा रही थी, तो वो सिर्फ कैथोड रेज के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो हम अभी एनोड रेज को डिस्कस नहीं करेंगे, ये वापस जो आ रही है, अब हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो एनोड की तरफ जा रही है, इनके कैथोड रेज। ठीक है, इन दिस कंडीशन सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सिंस these rays appear to be coming from cathode,
appear to be coming from cathode, therefore they are known as cathode rays. Therefore they are known as cathode rays. ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो हेडिंग लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, क्या है, एक तो हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है ना, एक तो पता चल गया। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। हेडिंग लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहला पॉइंट, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई वेलोसिटी। They travel in straight line at very high velocity. ठीक है। दूसरा, they produce shadow of any object placed in their path. They produce shadow of any object placed in their path. मतलब अगर जैसे कैथोड रेज जा रही हैं, अगर यहाँ पे कोई चीज रख दें हम तो उसका शैडो उसके पीछे बनाएंगी ये रेज। जैसे लाइट होती है ना, लाइट, अब यहाँ पे एक लाइट है, मैं आगे हाथ कर दूं तो पिछली दीवार पे मेरे हाथ की शैडो बनेगी। तो अगर मैं हाथ यहाँ पे कैथोड रेज रख दूं तो कैथोड रेज भी इसकी शैडो पीछे बनाएंगी। तो कैथोड रेज शैडो लाइट की तरह लग रही थी पहले कि ये लाइट की तरह काम कर रही है, ये शैडो भी बना रही है ना। वो बाद में डिस्कवर हुआ कि वो तो मैटर है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी आप पॉइंट लिख लीजिए कि दे कास्ट अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट मतलब अब लाइट की तरह तो ये बिहेव कर रहे हैं कि रास्ते में कोई भी आएगा उसकी शैडो बना देंगे पीछे। यहाँ से रेज आई, मेरा हाथ है तो इसकी शैडो बन जाएगी पीछे। तो ये लाइट की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन ये मेटल की तरह भी बिहेव, मेटल एज इन मटेरियल की तरह भी बिहेव कर रही है। मतलब अगर रास्ते में मैंने एक छोटा सा व्हील रख दिया, ऐसे व्हील रख दिया बिल्कुल हल्का सा, तो कैथोड रेज जब उस व्हील पे टकराएंगी तो वो व्हील भी रोटेट करेगा, लेकिन बहुत हल्का होना चाहिए क्योंकि कैथोड रेज खुद बहुत हल्की हैं। तो रास्ते में अगर बहुत हल्का एक मेटल का व्हील रख दिया तो जैसी कैथोड रेज उस व्हील से टकराएंगी तो वो रोटेट भी करेगा। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट इफ अ व्हील इज प्लेस्ड इन देयर पाथ इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। If a wheel is placed in their path, small wheel का मतलब ये नहीं कि हम बड़ा ट्रक का टायर रख दो, बहुत ही छोटा सा मेटल का कोई भी एक छोटा सा व्हील हो जो घूम सकता हो, तो कैथोड रेज उस पर टकरा के रोटेट करेंगी उसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अराउंड यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दूं, तो अब बच्चों बताओ, कैथोड रेज जा रही है, नेगेटिव चार्ज है इन पे, अगर मान लो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जब भी एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है तो कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ मूव करती हैं। अब जो चीज पॉजिटिव की तरफ जा रही है उस पर खुद नेगेटिव चार्ज होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो इससे हमें पता चला कि कैथोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, which proves that cathode rays carry negative charge. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कैथोड रेज पेनिट्रेट्स थ्रू थिन शीट ऑफ मेटल। मतलब अगर मेटल की एक बिल्कुल पतली शीट हो तो कैथोड रे उसको पेनिट्रेट कर देगी, यानी कि उसको क्रॉस कर जाएगी, उसके बीच में से पार हो जाएगी। ठीक है, तो कैथोड रे पेनिट्रेट्स थ्रू थिन शीट ऑफ मेटल। नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे। इस पॉइंट के साथ आप स्टार लगा लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम ऑब्जेक्टिव के विद रिस्पेक्ट टू देखें। स्पेसिफिक
charge of cathode rays does not depend upon nature of gas taken. Specific charge of cathode ray does not depend upon nature of gas taken. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों? देखो, स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब होता है बच्चों? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है E अपॉन M। यहाँ पे E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, E का मतलब है चार्ज, E का मतलब है चार्ज और नीचे M का मतलब है मास। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज और मास की रेशो, चार्ज और वेट की रेशो। केमिस्ट्री में मास और वेट बच्चों एक ही चीज है, फिजिक्स में मास अलग वेट अलग, आप उस चीज में कंफ्यूज ना हो। मास जहाँ भी मैं मास बोल रहा हूँ मतलब मैं वेट बोल रहा हूँ। स्पेसिफिक चार्ज क्या है? किसी भी चीज के ऊपर जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय उस चीज का कितना वेट है, इन दोनों की रेशो को स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। ठीक है, अब खुद से आइडिया लगाओ, यहां पे कोई भी गैस हो, जो भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कोई भी गैस है, कैथोड रे क्या है? कैथोड रे है उस गैस में से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, है ना? तो भले ही यहां पे ऑक्सीजन हो, निकलेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे बन के जाएगा। भले ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, निकलेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे बन के जाएगा। भले ही यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हो, निकलेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बन के जाएगा। मतलब कोई भी गैस सेंटर में ले लो, हमेशा कैथोड रे कौन बनेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जो भी गैस ले लो, कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही बन रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो हमेशा कांस्टेंट है। आपको याद होगा, शायद आपने अगर नहीं पढ़ा तो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं अभी आपको लिखवा भी देता हूँ। और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो भले ही वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस से निकला है, भले ही कार्बन डाइऑक्साइड से निकला है, भले ही हाइड्रोजन गैस से निकला है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज और मास फिक्स है, तो उसका चार्ज डिवाइडेड बाय मास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो यही इस पॉइंट का मतलब है कि कैथोड रेज, कोई भी गैस हो, उसकी कैथोड रेज का चार्ज बाय मास सेम आएगा। क्यों? क्योंकि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हर गैस का सेम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को आप समझ गए कि भले कोई भी गैस हो, कैथोड रे कौन बन रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास की रेशियो फिक्स है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आपको याद होगा जूनियर फिजिक्स से कि चार्ज की रेशियो का, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब अगर मैं चार्ज बाय मास करूं, यानी कि मैं इसका स्पेसिफिक चार्ज निकालूं बच्चों, तो स्पेसिफिक चार्ज कितना आएगा इसका? चार्ज बाय मास यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब इसको सॉल्व करके बच्चों आएगा 1.76 10⁻11। ये फिक्स है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हमेशा यही रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? कैथोड रेज। तो इसका मतलब कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज यानी कि चार्ज बाय मास हमेशा फिक्स रहेगा 1.76 इंटू 10⁻11। कोई भी गैस हो सेंटर में, कैथोड रेज का चार्ज टू मास फिक्स रहेगा बच्चों। इतनी बात समझ रहे हैं? वैसे ये कल का टॉपिक है, लेकिन मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, आप खुद से सोचिए। अगर मैं एनोड रेज की बात करूँ तो क्या अलग अलग गैसेस के लिए उनका चार्ज टू मास सेम आएगा या अलग अलग आएगा? ये आपको खुद से सोचना है। इसका जवाब वैसे मैं आपको कल बताऊंगा, कल के लेक्चर में। ठीक है, दिमाग लड़ाओ इसके लिए। हो जाएगा बच्चों? ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए बच्चों? ठीक है, तो कैथोड रेज क्या थी, कैसे काम करती हैं, कैसे ये डिस्कवर हुई? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही है बेसिकली, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको स्कूल के लिए याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए इस टॉपिक में से सिर्फ स्पेसिफिक चार्ज वाली टर्म है,
आपको स्पेसिफिक चार्ज को समझना है कि स्पेसिफिक चार्ज क्या है, और कैथोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, एनोड रेज के लिए कांस्टेंट है या नहीं, ये आपको खुद से सोचना है और नीचे कमेंट पे मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, कल के लेक्चर में हम एनोड रेज की डिस्कवरी पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे, और साथ ही फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, वो आगे लेक्चर चलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, कल हम इसी टाइम के अराउंड में आपको लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है, और कल के लेक्चर के बाद परसों के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आपको डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।